आप सभी लोगों का अगेन बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, इस चैप्टर में आप लोगों ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और रिसोर्स के बारे में समझने की कोशिश करी है और ये वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट है। अभी तक आपने देखा कि हमने पहले और दूसरे पार्ट में चैप्टर के बहुत सारे हिस्से को पढ़ा और हमने एंड में समझा कि ऑफकोर्स इंसान ही जिम्मेदार होता है कि किस तरीके से फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहा है वो। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सरकार ने फॉरेस्ट को और साथ में जनता का पार्टिसिपेशन भी देखेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जानवरों को भी बचाने की सरकार कोशिश कर रही है। तो सरकार ने 1960 और 70 के दशक में ये कोशिश करा कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाया जाए। इट मीन्स दैट राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम चालू करा जाए और इसीलिए 1972 के अंदर एक एक्ट पास करा गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सरकार ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि हमें कुछ प्रोजेक्ट चलाने की ज़रूरत है जिसमें हमें स्पेसिफिक एनिमल्स जो ख़त्म होने वाले हैं, जैसे गेंडा, चीता, हिरन, जो भी स्पीशीज ख़त्म होने वाली है, उनके ख़त्म होने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो मतलब जो भी अभियान होते हैं, परियोजनाएं होती हैं, वो चलाने की कोशिश करेंगे। 1972 के अंदर जैसे ही एक्ट पास होता है, इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के अंदर मेन सबसे पहले लिस्ट बनाई जाएगी। लिस्ट पूरी कंट्री के अंदर कौन कौन से जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, कुछ भी जो खत्म होने के कगार पे, उनको लिस्ट बनाया जाएगा और उसके साथ उनके हंटिंग पे बैन कर दिया जाएगा। दूसरी बात, उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार कुछ ना कुछ ऐसे हैबिटेंट बनाएगी, मतलब ऐसे आवास वाले क्षेत्र बनाएगी जिससे वो ज़्यादा तेजी से बढ़ सके। दूसरी बात, उनके व्यापार पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने बाघ के बारे में और हमने चीता के बारे में पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, तो हम यही देखेंगे कि सरकार ने बाघ, चीता, एलिफेंट, घड़ियाल, बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे मतलब बहुत सारे बर्ड्स होती हैं, उनको चलाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए। एनसीईआरटी सारी चीज़ें नहीं बताई गई, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली अभी पता चला हम लोगों की, हमें जम्मू एंड कश्मीर में एक टाइप का पौधा मिला, उससे कहते हैं कि कैंसर की दवाई बनाई जा सकती है। तो भाई अब जैसे ही पता चला तो उसके प्रोटेक्शन की बात तो होगी। तो ऐसे में उसके जो प्रोजेक्ट बनाए गएंगे वो भी एनसीईआरटी में नहीं छाप सकते। आपको बस एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सभी को समझने की जरूरत है कि सरकार ने जैसे ही 1972 के अंदर एक्ट चलाया तो उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सारे प्रोजेक्ट चलाए और उसके बाद इन सभी स्पीशीज को पर्टिकुलर तरीके से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी कि इन प्रजातियों को कैसे बचाया जाएगा। तो उन सभी के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। अब दोस्तों, ये होता क्या है? वाइल्ड लाइफ क्या होता है? ये ऐसा एरिया होता है जो पूरी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी से बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी कभी नहीं हो सकती, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। नेशनल पार्क क्या होता है? ये ऐसा इलाका होता है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी किसी भी तरीके से नेशनल पार्क के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ऐसी ज़मीन या ऐसा पानी वाला इलाका जो लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा सपोर्ट करा जाएगा और ऑफ कोर्स वहाँ पे भी किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होगी और इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इसलिए आप अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख सकते हैं। नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और जबकि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो यूनेस्को के अंडर में आता है। तो ये थोड़ा सा एमसीक्यू के अंदर इंपॉर्टेंट है, इसे फोकस करिएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता रखी है, और भी हो सकती है। कांजीरंगा नेशनल पार्क ये राष्ट्रीय के अंडर में होता है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो स्पेशली क्या कहते हैं, बहुत सारे बतखों के लिए, हंसों के लिए ये रिजर्व बनाया गया है, तो सरकार इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब ऐसे में हमने सब कुछ नहीं पढ़ना है। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर, ये थोड़ा सा करंट में है, तो इसीलिए हमें इनके लिए बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने की ज़रूरत है। क्लास 9th के अंदर आपने क्या कहते हैं, ये मैप देखा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, बर्ड सेंचुरी का, नेशनल पार्क का। तो चीता और टाइगर को बचाने के लिए हमने समय समय पे क्या बनाया, एक स्पेशली टाइगर रिजर्व बनाया। जैसे उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड लिखा है, यहाँ पे उत्तराखंड होना चाहिए था, उत्तराखंड डी नहीं लिखा है इसमें। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आप जा सकते हो उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पे किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं मिलेगी, लेकिन हमने टाइगर के डेवलपमेंट के लिए नेशनल पार्क बनाया। दूसरा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अंदर भी ये नेशनल पार्क बनाए गए हैं ताकि इनकी संख्या को सेफ रखा जा सके।
तो यहाँ पे किस तरीके से अभी हमने देखा कि यहाँ पे हम फोकस कर रहे थे कि जानवरों को, जीव जंतुओं को कैसे बचाया जाएगा, और यहाँ पे किस तरीके से सरकार ने भी अपने स्टेप लिए 1972 के बाद। अब बात करते हैं जंगलों के बारे में। वैनिशिंग फॉरेस्ट, जंगल जिस हिसाब से खत्म हो रहे हैं उस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि धरती का टेम्परेचर 60 डिग्री तक भी पहुंच सकता है अगर सारे जंगल खत्म हो गए तो। अब यहाँ पे जंगल खत्म होने के लिए सरकार ने स्टेप लिया था, और ये भारत सरकार ने 1972 के अंदर ही नहीं लिया था। इवन जब भारत सरकार से पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रहते थे, उन्होंने जंगलों की हिफाजत के लिए पहले से ये एक्ट लागू कर रखा था। अगर आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर डैट्रिच बैनर्स के बारे में पढ़ा हो, ये कंजर्वेटिव साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरी तरीके से फोकस करा कि किस तरीके से जंगलों को लोगों से दूर रखना है और किस तरीके से प्रॉपर सिस्टम बनाया जा सकता है जंगलों को बचाने के लिए। पहली बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट जो है 1864 के अंदर भारत में सेटअप करा गया था, और इन्होंने ही सबसे पहले 1865 के अंदर डैट्रिच बैनर्स ने एक फॉरेस्ट एक्ट लागू करा था 1865 में, लेकिन वो सही तरीके से कारगर नहीं था। इसलिए 1878 के अंदर एक वनों का इंट्रोडक्शन दिया गया कि जंगल जो है किस प्रकार से होने चाहिए और किस प्रकार से रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए। तो पहला फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट, जिसे आरक्षित जंगल बोला गया। दूसरा फॉरेस्ट था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसे हम सुरक्षित या संरक्षित जंगल बोलते हैं। और तीसरा फॉरेस्ट था विलेज फॉरेस्ट, इसे बोलते हैं ग्रामीण या गांव वाला जंगल। तो ऐसे में इसे अनक्लासिफाइड भी रखा गया क्योंकि बहुत सारी जमीनें, पर्वत, झरने, नदी, नाले वो अभी कंफर्म नहीं हो पाते हैं। दैट इज वाई इन्हें विलेज फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया। तो अब आप ये देख सकते हो कि अंग्रेजी सरकार को भी पता था कि किस तरीके से जंगलों को बचाना जरूरी है। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते थे जो पूरी तरीके से आरक्षित वन है। उन वनों के अंदर बहुत सारे मूल्यवान पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनका संरक्षण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ह्यूमन एक्टिविटी से इसे बहुत ज़्यादा दूर रखा जाता है। आप ये कह सकते हो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो काफ़ी हद तक क्या कहते हैं यहीं पे हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। इसको मैं कह सकता हूँ कि वन विभाग के द्वारा ही संरक्षित करा जाता है और इसकी भूमि को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें हम नेशनल पार्क बना देते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत परमिट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर जा सकते हो। लेकिन ये जंगल अनक्लासिफाइड होते हैं, इनको हम विलेज फॉरेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। ये फॉरेस्ट सरकारी भी आ सकते हैं, लोगों के पर्सनल भी हो सकते हैं और बेकार ज़मीन पड़ी भूमि भी हो सकती है, या कोई ऐसी ज़मीन भी हो सकती है जिसको कम्युनिटी चला रही है। तो ऐसे में ये जंगल के अंदर सरकार, लोग या नॉर्मल क्लास कैटेगरी के लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत बड़े स्तर पर अंग्रेजों के टाइम पीरियड तक रिजर्व फॉरेस्ट को और कंजर्व फॉरेस्ट को बचा पाते हैं तो उससे भी हम काफ़ी सालों तक जंगलों को बचा पाएंगे। अब हमें लगता है कि जंगल सिर्फ सरकार ही बचाएगी, या जब अंग्रेजी गवर्नमेंट थी तो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने ही जंगलों को बचाया होगा, ऐसा बिल्कुल फैक्ट नहीं है। जंगलों को बचाने के लिए हर कंट्री के अंदर अलग अलग कम्युनिटी भी होती हैं जो जंगलों को कंजर्व करती है। भैया भारत देश के अंदर ही जंगलों की जरूरत है ना, पूरी कंट्री में जंगलों की जरूरत है। तो ऐसे में सरकार ही स्टेप क्यों ले जंगलों को बचाने के लिए, जबकि हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि ट्रेडिशनल कम्युनिटी भी जो होती हैं जंगलों को उनकी रक्षा करती हैं। ऐसे में भारत सरकार भी ऐसा ही कम्युनिटी ढूंढती है अलग अलग जगहों पे। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, भारत कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, इन सभी जगहों के अंदर लोकल कम्युनिटी के साथ सरकार अपने लोकल जंगलों को बचाने की कोशिश करती है। इवन अगर सरकार कुछ गलत काम करती है तो भी यहाँ की कम्युनिटी के लोग ऐसे जंगलों को बचाने के लिए सामने आते हैं। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान के अलवर जिले की बात अगर मैं करूं, सरकार ने 1200 हेक्टेयर की भूमि को डिक्लेयर घोषित ये कर दिया था कि भैया यहाँ पे आप पूरी तरीके से क्या कहते हैं मतलब ये कम्युनिटी के अंडर में ही है, वहाँ के लोकल लोग ही इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। दूसरी बार एक बार हिमाचल प्रदेश के अंदर चिपको मूवमेंट चलाया गया था, ये वनों की कटाई के ऊपर बैन करने के लिए ही था। क्यों? क्योंकि सरकार ने 1970 के दशक में बोल दिया था कि यहाँ से पेड़ काटे जा सकते हैं। जनता को पता चला कि ह्यूमन एक्टिविटी के बिल्कुल खिलाफ है भैया, यहाँ पे पेड़ पौधे काट दिए गए तो फिर लोग रहेंगे कैसे, बायोडाइवर्सिटी कैसे रह पाएगी। तो इसलिए जनता ने आंदोलन चलाया और ये आंदोलन पूरी कंट्री के अंदर फैल गया। दूसरा आंदोलन ये भी था कि फार्मर और सिटीजन्स ने मिलकर
एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसे बीज बचाओ आंदोलन कहा गया था। इसमें जनता ये कह रही थी कि भैया अगर आप खेती के अंदर फर्टिलाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो भैया पेड़ पौधे बीज तो बचेंगे ही नहीं। तो इसीलिए 1988 के दशक के अंदर आप ये कह सकते हो कि इंडिया के अंदर ये गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ और कहा गया कि ऑफकोर्स बीज भी बचाने की ज़रूरत है। ये भी 1980 के अंदर टिहरी रीजन के अंदर उत्तराखंड के लोगों के द्वारा विजय जारधारी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। तो ऐसे में सरकार जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाती है जिसमें सरकार जनता के साथ मिलके ऐसे चीजों को बचाने की कोशिश करती है।